हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं डाक एवं कोरियर सेवाएं NIOS के जो है आपका व्यवसाय अध्ययन है। ठीक है, इसका चैप्टर हम 8 करने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो होगा 2 पार्टों में होगा, A और B। ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ी है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या कहता है, डाक एवं कोरियर सेवाएं। दोस्तों डाक तो आपको पता ही है, कोरियर भी आपको पता ही होगा। इनकी सेवाएं हमें किस रूप में मिलती है, हमें क्या करना होता है, इसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। क्योंकि ये एक व्यवसाय अध्ययन है तो हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा कि बिजनेस स्टडी में ये चीज़ों की महत्व होती है। डाक और कोरियर के बिना कोई बिजनेस स्टडी नहीं बन सकती। चलिए इसमें जो इसका इंट्रोडक्शन है, परिचय क्या कहता है। क्या आप इस अध्याय की सामग्री को पढ़ते समय किसी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? क्या आप अब तक पढ़ गए पाठ आपको आसानी समझ में आ गए हैं? यदि नहीं तो कृपया व्यावसायिक अपनी कठिनाई विशेष के बारे में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय यानी NIOS को लिखें। अब देखिए, आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसको लिखोगे? NIOS को। और NIOS को पत्र कैसे मिलेगा? तो वो मिलेगा या तो डाक के थ्रू मिलेगा या कोरियर के थ्रू मिलेगा। ठीक है, NIOS अवश्य आपकी समस्या का समाधान निकालेगा, परंतु प्रश्न ये है कि आप अपनी समस्याओं को संस्था तक कैसे पहुँचाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है ना कि जो प्रॉब्लम आ रही है आप उसको संस्था तक कैसे पहुंचाइएगा। पिछले पाठ में आपने प्रक्षेपण के विभिन्न साधनों के बारे में पढ़ा है, संक्षेपण के बारे में कैसे हमें होना चाहिए, क्या चीज़ सुविधाएं, नेटवर्क के बारे में आपने पढ़ा है। उनमें से किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, संपर्क तो आप उसके माध्यम से भी कर सकते हो, आज मैसेज, नेट, इंटरनेट, फैक्स सभी के माध्यम से हो सकता है। लेकिन ये जो मेथड है थोड़ा डिफरेंट टाइप की है। उस पाठ में आपने ये भी पढ़ा है कि लिखित पत्र संप्रेषण बहुत सरल और आसान माध्यम होता है। यदि आप हमें कोई पत्र लिखते हैं तो वह हम कैसे पहुँचाएँगे, आपके हमारे पास तक कैसे पहुंचेगा। तो इसी विषय के बारे में हमने इस अध्याय में पढ़ना है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो कैसे हम अपनी जो बातें हैं वो दूसरे तक पहुंचाएं। लेकिन दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डाक सेवाएं क्या अर्थ होता है, डाक सेवाओं का अर्थ क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि डाक सेवाओं का अर्थ क्या है। देखिए, डाक सेवाओं का अर्थ, तो आप किसी डाकघर में अवश्य गए होंगे। वहाँ आपने क्या किया, आपने वहाँ से डाक टिकट खरीदे होंगे या कोई पत्र डाक बॉक्स में डाला होगा। कभी आपने मनी ऑर्डर या पार्सल भेजा होगा या डाकघर के बचत खाते में अपना धन जमा किया होगा। पत्र और पार्सल ले जाना, धन भेजना, जमा स्वीकार करना आदि ऐसी सेवाओं को डाक द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती है। तो ये डाक जो है आज के समय में एक बैंक का भी काम कर रहा है। और आपको कोई पार्सल, कोई आवश्यक सामान होता है उसको आप अपने मित्रों, दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इन सभी सेवाओं को हम डाक सेवाएं कहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो जनरल सी कि पत्र और पार्सल को ले जाना, धन भेजना, जमा स्वीकार करना आदि जैसी विभिन्न सेवाएँ डाक द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इन सभी सेवाओं को ही हम डाक सेवा कहते हैं। आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। आगे जो है हमारा क्या है दोस्तों, यह है डाक सेवाओं का स्वरूप। अब डाक सेवाओं का स्वरूप कैसे होती है, आप लोगों ने देखा ही होगा, ऊपर दिख रहा होगा आपको इस डायग्राम। डाक सेवाएं कुछ इस प्रकार से होती है, जिसके बारे में आप लोगों को भी नॉलेज शायद है। ठीक है, डाक सेवाओं का जो स्वरूप कैसी होती है। लिखित संदेश संचरण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डाक सेवाएं आरंभ की गई थी। अतीत में भी संदेशों को लिखित आदान प्रदान की जाती है, लेकिन उस समय कुछ व्यक्तियों के लिखित संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए नियुक्त किया जाता था। आपको पता है पुराने समय में क्या होता था, या तो हम पत्र को एक किसी भी कबूतर में डाल देते थे, बांध के भेज देते थे, या किसी व्यक्ति जो उस व्यक्ति के पास जा रहा होता था उसको हम दे देते थे। तो इस तरह से जो है हमारा संदेश अपने प्रियजनों तक पहुंच जाती थी। पत्रों को एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कबूतरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। हमारी वर्तमान डाक व्यवस्था सड़क और रेल यातायात साधनों के विस्तार के साथ शुरू हो गई। भारत में 1837 तक डाक सेवाएं केवल सरकारी डाक भेजने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन 1837 के बाद डाक सेवाओं के जनसाधारण के लिए भी उपलब्ध कराए गए। समय के साथ साथ डाक सेवाएं रुपये भेजने, पार्सल पहुंचाने, बैंक, बीमा, अन्य सुविधाओं के लिए भी इसको धीरे धीरे प्रदान किया गया। दोस्तों मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके दोस्त कोई NIOS में पढ़ते हैं तो उनको भी शेयर कीजिए इस लिंक को, या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस लिंक को लगाइए। जिसको आपको नहीं भी जानते होंगे कि जो NIOS पढ़ते होंगे, अगर वो कॉन्टैक्ट में आपके होंगे तो उनको भी ये लिंक मिल जाएगा और क्या पता उनको कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, इसी आशा के साथ कि आप करिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आगे अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। आगे हमारा टॉपिक क्या कहता है, जैसे कि आप जानते हैं कि डाकघर कई प्रकार के कार्य करता है, जिसे डाक सेवाओं का स्वरूप
बहुआयामी हो गया है। आइए डाक सुविधाओं के स्वरूप पर दृष्टि डालें। डाक सेवाएं आम आदमियों भी दे सकता है, जबकि कई प्राइवेट कंपनियों द्वारा भी डाक सेवाएं प्रदान की जाती है। ब्लू डॉट्स, ब्लू फ्लैश, ठीक है, DHL आदि, इन सभी के संचार का सबसे विश्वसनीय साधन माना जाता है। देखिए कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि कौन कौन सी जन डाक सेवाएं हैं, तो ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनर ये क्वेश्चन बहुत पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन लिखित संचार का सबसे विश्वसनीय साधन माना जाता है। यह आम व्यक्ति द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों तक रहने वाले लोगों तक मनी ऑर्डर द्वारा धन पहुँचाने का भी सबसे विश्वसनीय साधन है। इसी तरह यह मूल्यवान वस्तुओं को पहुंचाने का भी सहज साधन है। आप अपनी कुछ मूल्यवान वस्तु को भी उनके तक पहुंचा सकते हैं। डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाओं का ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले अनेक लोग लाभ उठाते हैं, क्योंकि ये आसानी से सुलभ है और डाकघरों का तंत्र भी सारे देश में फैला हुआ है। इन सुविधाओं का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि इनमें कई विकल्प उपलब्ध होते हैं जिन्हें लोग अपनी ज़रूरत के सुविधा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पत्र लिखने के लिए हमें पोस्ट कार्ड, संदेश पत्र, लिफाफे का भी प्रयोग करना पड़ता है। आगे जो हमारा क्या है, डाकघरों द्वारा प्रबंध सेवाएं। अब डाकघर है वो कौन कौन सा सेवाएं देते हैं उसके बारे में बताया गया। तो जो डाकघर हैं कौन कौन सेवाएं प्रदान करते हैं, देखिए भारतीय डाक सेवाओं के मुख्य सेवाएं होते हैं पत्र, पार्सल, पैकेट आदि एकत्र करना, आवंटन और बांटना। इसके अतिरिक्त डाकघरों द्वारा व्यापारिक समूह और आम जनता के कुछ अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। इन सभी सुविधाओं को निम्नलिखित शीर्षकों को वर्गीकृत किया गया है, जैसे डाक सेवाएँ, धन भोजन भेजने की सेवाएँ, बैंकिंग सेवाएँ, बीमा सेवाएं, अन्य सेवाएं। दोस्तों ये सारे सुविधाएं जो होती है डाक को हमारे जो है अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, डाक पत्र सेवाएं। अब अगला टॉपिक जो हमारा क्या है, डाक पत्र सेवाएं। अब देखिए इसमें क्या कहता है, आप विभिन्न अवसरों पर अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को पत्र भेजते हैं। इसी प्रकार आप राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान में भी अपनी कठिनाई के बारे में पत्र व्यवहार कर सकते हैं। कुछ विशेष अवसरों पर आप अपने मित्रों से बधाई पत्र का उपहार भी भेजते हैं। इन सभी अवसरों पर आपका संदेश भेजने और आप तक संदेश पहुंचाने में डाकघर अपनी एक विशेष सेवाओं का माध्यम से आपकी सहायता करता है, जिसको हम डाक सेवाएं कहते हैं। ठीक है, डाक विभाग की एक मुख्य सेवाएं हैं जिनमें प्रेषक को पत्र और पार्सल एकत्र करके उन्हें प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। भारतीय डाक सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के डाक संभालती है। अंतर्राष्ट्रीय डाक वह है जिसमें पत्र भेजने वाला एक पाने वाला दोनों ही एक देश में रहते हैं। दूसरे और अंतर्राष्ट्रीय पत्र वो है जिनमें पत्र भेजने वाला या पाने वाला दोनों ही अलग अलग देश में रहते हैं। तो ये जो होते हैं, देखो पत्र जो होता है एक अंतर्देशीय होती है जो अपने देश में की जाती है, ये बात याद रखना। अंतर्देशीय का मतलब होता है अपने ही देश में जो पत्र व्यवहार करते हो उसे कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय किसे कहा जाता है, जो दोनों व्यक्ति जो होते हैं एक दूसरे से दूर रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संदेश कहते हैं, संदेश भेजना कहते हैं। लिखित संदेश भेजते समय पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे का प्रयोग कर सकता है। पैकेट या पार्सल में कोई वस्तु भेजने के लिए मोटे कागज़ या कपड़े का रैपर इस्तेमाल किया जाता है। ये डाक के जरिए डाक भेजने की वैकल्पिक साधन होती है। आइए डाक सेवाओं के विकल्पों के बारे में और अधिक हम जानकारी प्राप्त करें, यानी अभी और भी चीज़ें जो है डाक क्या क्या सुविधाएँ प्रदान करता है उसके बारे में हम अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारा क्या है, पोस्ट कार्ड। आपको पता है पोस्ट कार्ड जो होती है बहुत ही सिंपल वर्डिंग भी है और सिंपल इसका कार्य भी है। पोस्ट कार्ड लिखित संप्रेषण का सबसे सस्ता साधन है। यह एक कार्ड होता है जिससे दोनों और संदेश लिखा जा सकता है। पोस्ट कार्ड पर पाने वाला का पता लिखने के लिए विशेष जगह होती है। डाकघर में दो प्रकार के पोस्ट कार्ड मिलते हैं, एक साधारण पोस्ट कार्ड और एक दूसरा प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड। साधारण पोस्ट कार्ड का प्रयोग पत्र लिखने के लिए किया जाता है और प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड का प्रयोग रेडियो, टेलीविजन, पत्र पत्रिकाओं में दी गई विभिन्न प्रतियोगिता में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भेजने के लिए किया जाता है। हालांकि दोनों प्रकार के पोस्ट कार्ड का आकार सामान्य होता है, ठीक है, और परंतु उनका मूल्य और रंग अलग अलग होता है। जैसे ये क्या है हमारा दोस्तों, पोस्ट कार्ड है, जैसे आपको दिख ही रहा होगा। देखिए पढ़ाई लिखाई जो होता है जितना अगर आपको दिखता हो ना वो बहुत जल्दी समझ में भी आता है, ठीक है, और ऐसे ही रामायण पढ़ लेने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको समझना है ना तो इसके बारे में समझिए। देखिए जैसे इस चैप्टर में हमारे जो है संदेश को अपने दोस्तों तक, प्रियजनों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए कौन कौन सा साधन है उसके बारे में हमने करना है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो इंटरनेशनल या मोबाइल या टेक्नोलॉजी नहीं है, वो जो हमारा है जो व्यवहारिक रूप में प्रयोग किया जाता था, जो पुराने समय में प्रयोग की जाती थी, उसके बारे में हमने इसमें नॉलेज लेना है। एग्जाम में आपको ये आ सकता है कि पोस्ट कार्ड क्या होता है, पोस्ट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको तो पता ही पोस्ट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने पढ़ भी लिया है कि पोस्ट कार्ड दो प्रकार के होते हैं,
एक साधारण पॉडकास्ट होता है, एक दूसरा होता है प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड। तो दोस्तों इसी में से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है और आप क्या करते हो, पेपर छोड़ के चले जाते हो। आपको समझ में तो आता नहीं है, आप कहीं पढ़ते होगे या कुछ भी करते होगे, लेकिन आपको समझ ही नहीं आता टॉपिक। तभी जो है मैंने बुक का इस्तेमाल किया कि आपको उसको समझाया जा सके अच्छी तरीक़ा से, क्योंकि सभी के पास नहीं उसकी बुक आता ही है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बुकों को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर आप इतने भी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जो है वीडियो देख के समझ सकते हो कि मैंने इसमें क्या मेन जो है मोटिव बताने की कोशिश किया है। अगर इस एम को अगर आप समझ जाओगे ना, तो आपका पेपर कोई मुश्किल नहीं होने जा रहा है, आपका पेपर बहुत ही आसान होगा। ठीक है, पेपर में फिर आप पता क्या कीजिएगा, आपका पेपर सारे कुछ आते होंगे, आपके पास समय की बचत तो कम होगी। तो इसके लिए क्या होता है कि बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा ना, आगे बढ़ना आपके लिए संभव नहीं है। चलिए अगला देखते हैं टॉपिक हमारा क्या कहता है। ठीक है, आगे जो है हमारा क्या कहता है, पोस्ट कार्ड पर लिखते समय आपको एक महत्व बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप अपना संदेश शब्दों या चित्रों में पोस्ट कार्ड के किसी और भी मुद्रित करते हैं, तो आपको अतिरिक्त डाक टिकट लगानी होगी। अगर आप मुद्रित करते हो तो भाई लगाना तो पड़ेगा। इस प्रकार के कार्ड को मुद्रित पोस्ट कार्ड भी कहते हैं। देखिए मुद्रित पोस्ट कार्ड भी एक होती है, एग्जाम में आएगा कि मुद्रित पोस्ट कार्ड किसे कहते हैं। तो जो बच्चे ने नहीं पढ़ा है ना किताब अच्छे से, उनको आएगा ही नहीं। तो यही बात होती है किताब पढ़ने की और समझने की। आपने पोस्ट कार्ड के आकार के बधाई कार्ड अवश्य देखे होंगे, जिन पर पत्र संदेश छपे होते हैं। यह भी एक मुद्रित कार्ड सामग्री होता है जो आप लोगों के पास होती है। डाकघर में जवाब पोस्ट कार्ड भी मिलते हैं, जिनमें संदेश भेजने वाले पोस्ट कार्ड के साथ लगा दिया जाता है। उन्हें भेजने से पहले आपको पत्र पाने वाले के जवाब मिल सकता है। तो ये सब जो है हमारा साधन है। अगला टॉपिक क्या, देखिए अगला जो है अंतर्दृश्य पत्र। अंतर्दृश्य देखिए अंतर्देशीय, तो अंतर्देशीय का मतलब ये होता है कि जो हमारे अपने देशों में ही हम पत्र व्यवहार करते हैं उसके बारे में, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है। लेकिन संदेश पोस्ट कार्ड की तरह अंतर्देशीय पत्र भी भेजा जा सकता है। यह पत्र भी डाकघरों से प्राप्त किया जाता है और देश में संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट कार्ड के विपरीत अंतर्देशीय पत्र लिखित भाग को मोड़कर बंद कर दिया जाता है। देखिए ये जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको मोड़ को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, पोस्ट कार्ड के विपरीत अंतर्देशीय पत्र लिखित भाग को मोड़कर बंद किया जाता है। केवल पोषक और प्राप्तकर्ता के नाम और पता ही दिखाई देता है। इस प्रकार संदेश की गोपनीयता सुनिश्चित रहती है। चलिए ये कार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपने भी इस्तेमाल किया होगा। इससे क्या होता है, जो आप बात कहना चाहते हो वो दूसरे नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो दूसरा हमने भी पढ़ा है उसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति आपके विचारों को पढ़ सकता है, जो सही नहीं होता है। गोपनीयता उसमें बनी नहीं रहती है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय पत्र में किसी प्रकार की वस्तु या कागज़ संग्रह नहीं किया जा सकता, यानी आप कुछ भी भेज नहीं सकते। विदेश में पत्र भेजने के लिए ऑरोग्राम किया जाता है, यह अंतर्देशीय पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आया। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला जो है क्या कहता है, लिफाफा। ये तो बारे में आपने जाना ही होगा, आप कभी देखे ही होगा डाक लिफाफा क्या होती है। आपने पढ़ा है कि पोस्ट कार्ड के अंतर्राष्ट्रीय पत्र अंतर्देशीय पत्र पर संदेश लिखा जा सकता है, पर पोस्ट कार्ड पर गोपनीय संदेश भेजने के लिए अनुपयुक्त है। वो यानी गोपनीयता इसमें बनी नहीं रहती है। अंतर्देशीय पत्र में भी कोई वस्तु या कागज़ संग्रह नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसमें संदेश गोपनीय बना रहता है, क्योंकि इसको भी बनाया जा सकता है कि अंदर से ये बंद रहती है। अब मान लीजिए कि आपके किसी संगठन में नौकरी के लिए आवेदन पत्र या जीवन विवरण यानी बायोडाटा भेजना है, क्या आप इसे डाक के जरिए भेज सकते हैं? हाँ, इन्हें भेजने के लिए आपको डाक लिफाफों की आवश्यकता होगी अथवा अन्य लिफाफों की। इस पर डाक टिकट चिपका होता है। यह कागज़ का एक ओर से खुला हुआ छोटा आकार का पैकेट होता है। लिखित संदेश को उनके अंदर डालकर लिफाफे बंद करके पाने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये बात बहुत दोस्तों ज़रूरी भी बताई गई है और ये कार्ड भी इंपॉर्टेंट ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा दोस्तों क्या है, पार्सल डाक। जैसे आपने देखा भी होगा, डायग्राम में भी दिख भी रहा होगा चित्रों में कि एक पार्सल है। पार्सल को क्या किया है, हम अपने दोस्तों मित्रों तक भेज सकते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके टिकट के शहर में रहने वाले अपने मित्र को पुस्तक भेजनी है, क्या आप उस डाक के जरिए भेज सकते हैं? हाँ, इसे डाक की पार्सल सेवाओं के माध्यम से भेजा जा सकता है। आइए इसके संबंध में जानें। डाक विभाग की जिस सुविधाओं के जरिए पार्सल के रूप में वस्तु बेची जा सकती है उसे पार्सल डाक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम पार्सल डाक कहते हैं। यह पार्सल पहुंचाने का विश्वसनीय और सस्ता साधन है। इसके अंतर्गत निश्चित आकार और वजन के पार्सल देश में और विदेश में भेजे जा सकते हैं। ठीक है, डाक शुल्क पार्सल के वजन के अनुसार लिया जाता है। देखिए इसके जो पैसे होंगे आपके, इसके वजन के रिगार्डिंग लिया जाएगा।
अंतर्देशीय और विदेशी पार्सल डाक के लिए अलग अलग डाक व्यय हो देना पड़ता है। तो ये तो बात सही है कि अगर आप जैसे वस्तु भेजिएगा वैसे ही आपको उसके पैसे भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है अपने प्रियजनों तक कुछ भेजने की सबसे आसान और सस्ता साधन होती है जो हम भेज सकते हैं। अगला जो है हमारा क्या है, बुक पोस्ट। जैसे नाम से ही लग रहा है, मूल्य सामग्री किताबों, पत्रिकाएँ, बधाई पत्र आदि बुक पोस्ट के जरिए भेजे जा सकते हैं। इसके अंदर किताबों और दस्तावेजों को लिफाफे बंद किए जाते हैं, लेकिन इन्हें मोहर बंद नहीं किया जाता है। लिफाफे के बाहर बुक पोस्ट लिख दिया जाना चाहिए। बुक पोस्ट का डाक शुल्क बंद लिफाफों के मुकाबले में कम होता है। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर एक मोहर लगा दी गई है, ठीक है, क्या लगा दी गई, बुक पोस्ट। तो इससे क्या होता है, उसको सस्ता पड़ जाता है बुक पोस्ट, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है तो उसके लिए आसानी भी रह जाती है। देखिए यहाँ पर जो बताया गया है हमारा जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है पार्सल के बारे में बताया गया है, पत्र व्यवहार के बारे में बताया गया है जो हम अपने दोस्तों के साथ भेजते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने प्रकार के आपके जो होते हैं कोई भी जो पत्र है या विचार है, सेवाएं हैं, ठीक है, वो भेजने का तरीका है। तो आप इसके बारे में कर सकते हो कि डाक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इसको उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो मैंने टॉपिक बताई है ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आगे देखते हैं आगे हमारा टॉपिक क्या कहता है। आगे जो है क्या कहता है, धन भेजने की सुविधा। देखिए हमारा डाक सेवाएं जो है धन भेजने की सबसे अच्छा साधन था। अगर आप अपने माता पिता बुजुर्गों से पूछिएगा तो यही बताएंगे कि पहले के समय में जो होता था डाक द्वारा हमारा पैसा आता था, डाकिया हमारा पैसा समय पर देता था। तो ये तो चलिए पुरानी बात है, लेकिन आज के समय में जहाँ पर आप लोग इंटरनेट से पैसे भेज रहे हो, पेटीएम कर रहे हो, वहाँ पर ये चीज़ों की बातें तो आप लोगों को थोड़ा याद भी नहीं होगा। फिर भी देखते हैं क्या कहता है। मान लीजिए कि आप अपने घर से दूर किसी जगह पर नौकरी करते हैं और आप अपने घर वालों को पैसा भेजना चाहते हैं। आप डाक घर की धन भेजने संबंधी सुविधाओं के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। डाकघर मनी ऑर्डर यानी मनी ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर सुविधाएं प्रदान करते हैं जिनकी मदद से लोग अपना धन देश के अंदर बाहर भेज सकते हैं। आइए मनी ऑर्डर के बारे में हम पढ़ें। तो मनी ऑर्डर क्या होती है, तो मनी ऑर्डर देखिए क्या होता है। मनी ऑर्डर सेवाओं से डाकघर के जरिए धन भेजा जा सकता है। यह एक डाकघर द्वारा दूसरे डाकघर के जारी किया जाना वाला ऑर्डर या आदेश होती है, जिसके तहत पर डाकघर की व्यक्ति विशेष को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है। यदि आप धन भेजना चाहते हैं तो पहले आपको एक मनी ऑर्डर फॉर्म भरना होगा, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। ये पुराने टाइम का है, ठीक है, आप देख ही रहे होंगे, 26 में की चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। आप अपने बुक में भी देख सकते हो या इसको नेट से भी निकाल सकते हो कि मनी ऑर्डर फॉर्म दीजिए, तो नेट से आपको ईजिली निकल जाएगा और आप देख लोगे। कहते हैं प्रैक्टिकल जो होती है बहुत अच्छी होती है, इसके तहत उस डाकघर के व्यक्ति को दी जाती है, ठीक है। और जो सभी डाकों में भेज दे कुछ भुगतान पर मिलता है। भरे हुए फॉर्म को भेजी जाने वाली राशि को डाकघर में देना होता है। एक मनी ऑर्डर फॉर्म में अधिकतम 5,000 रुपये राशि भेजी जा सकती है। चलिए ये तो पुरानी बात थी जो भेजी जाती थी, ठीक है। तो यही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि 5,000 तक राशि भेजी जा सकती थी। मनी ऑर्डर फॉर्म में कुछ खाली जगह भी होता था जहां आप अपना संदेश भेज सकते थे, ठीक है। हमारे टाइम जो हमारे पापा भेजा करते थे पैसे, उस समय तो ऐसा होती थी और हमने लोग भी ऐसे ही यूज़ किया करते थे। तो दोस्तों आपने भी ऐसा यूज़ किया होगा। अगर आपने नहीं किया होगा तो आपके जो माता पिता हैं ज़रूर इसको जानते होंगे, तो आप देखिए उनसे भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता कि आप किताबों में ही उलझे रहो। आपको अपने माता पिता बुजुर्गों से भी इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। और क्योंकि देखिए एग्जामिनर ये नहीं कहता है कि आप रटा टटाया बातों को लिखिए। एग्जामिनर ये कहता है कि आपकी जो सोच है, जो आपकी समझ है, उस बात को लिखिए। और इससे क्या होगा, दो फ़ायदा होगा, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उसको प्रैक्टिकली समझ के भी लिख सकते हैं और आपका फुल में से फुल मार्क्स आ जाएगा। चलिए तो ये तो था इसकी। उसके बाद है पोस्टल ऑर्डर। पोस्टल ऑर्डर जो होती है मनी ऑर्डर की तरह हम पोस्टल ऑर्डर अर्थात भारतीय पोस्टल ऑर्डर के जरिए भी धन भेज सकते हैं। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक धन भेजने की क्या है, सुविधाजनक तरीका है और इसे अधिकतम परीक्षा शुल्क भेजने या नौकरी में आवेदन के साथ शुल्क भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। पोस्टल ऑर्डर अभी डाकघरों में विभिन्न मूल्य पे वर्गों में रखा गया है। 1 रुपया, 2, 5, 7, 10, 20, 50, 100 उपलब्ध होते हैं। तो ये जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी नौकरी में आवेदन करने के लिए, ये पोस्टल ऑर्डर बहुत उपयोगी होता है। देखिए दोस्तों पोस्टल ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होता है, जो आप लोगों ने भी देखा होगा। इस तरह से पैसे जो होते हैं उसमें भरे जाते हैं और पैसा इसके ये भेजना पड़ेगा आपको, और इसी से जो जहाँ आवेदन करते हैं वो व्यक्ति जो उस राशि को निकाल लेगा। उसका नाम लिखकर प्राप्त करते हुए भेज देते हैं। पोस्टल ऑर्डर पाने वाले उस भुगतान के लिए
पेश कर देता है और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ऑर्डर सही व्यक्तियों को ही मिले, हम पोस्ट ऑर्डर को ठीक उसी प्रकार ऊपर बाईं ओर के कोने पर 2 समांतर रेखाएं खींचकर रेखांकित कर सकते हैं, जिस प्रकार बैंक ड्राफ्ट या चेक पर की जाती है। बैंक ड्राफ्ट और चेक पर भी ऐसे हम 2 रेखाएं खींच देते हैं। ठीक है, इसे डाकघर या बैंकों में प्रेषण के खाते में माध्यम से ही रुपया प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा अधिकृत उद्देश्य के लिए की जाती है, आधिकारिक उद्देश्य के लिए करना बहुत ज़रूरी है। आगे जो है हमारा देखिए क्या है, बैंकिंग सेवाएं। बैंकिंग सेवाएं जो है वो कहता है, आप जानते हैं कि बैंक धन का लेन देन करता है, पता ही है आपको, ये तो जनरल सी बात है, सबको नॉलेज है। बैंक जनता से जमा राशि लेते हैं और जिन लोगों को धन की जरूरत होती है उन्हें ऋण देते हैं। इसके अलावा बैंक ग्राहकों की मूल्यवान वस्तु सुरक्षित रखने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक धन भेजने, व्यापारिक सूचना देने आदि जैसे काम करके अपने ग्राहकों को मदद करता है। डाकघर कुछ अन्य सेवाएं प्रदान करता है, जैसे जनता से धन जमा कराना, जमा रुपयों को निकलवाना आदि। अंत हम कह सकते हैं कि डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाएं, इस बैंकिंग सेवाओं की इसके अंतर्गत डाकघर बचत को बढ़ावा देने और लोगों को बचत करने के लिए प्रेरित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाया जाता है। तो देखिए, हर एक कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, वो ये चाहती है कि हम क्या करें, धन को बचाएं, तो इसलिए वो सुविधाएं हमें देती है। पहला जो इसकी पॉइंट जो बताती है, जो इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सुविधाएं देती है, वो है पहला डाकघर बचत बैंक खाता। इसमें हम डाकघर में अपनी बचत राशि जमा कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे निकाल सकते हैं। खाते खोलने के लिए 50 रुपया की न्यूनतम राशि की आवश्यकता होती है, यानी आप इसको 50 रुपये से खोल सकते हो। ठीक है, और हम अपने खातों में अधिकतम 1 लाख तक जमा कर सकते हैं। यही खाता प्रयुक्त रूप से भी चलाया जा सकता है, उसे स्थिति को जमा राशि 2 लाख तक हो सकती है। निकासी पर्ची या चेक से खाते से धन निकाला जा सकता है, चेक या निकासी पर्ची के द्वारा निकाल सकती हो। डाकघर हमारी बचत पर हमें ब्याज देता है, जो आयकर से पूरी तरह से मुक्त होती है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि डाकघर आवर्ती जमा योजना। आवर्ती जमा योजना खाता न्यूनतम 10 रुपये से खोला जाता है, ठीक है, तथा 5 रुपये के गुणात्मक से जमा करने की अधिकतम कोई सीमा नहीं होती है। खोला जा सकता है। जमा प्रत्येक माह 5 वर्ष के लिए कराना होता है। 1 वर्ष के पश्चात कुल जमा राशि से 50% धन केवल एक बार ही 5 वर्षों में निकाला जा सकता है। एक व्यक्ति के नाम पर 1 से अधिक आवर्ती जमा खाता खोलने की कोई पाबंदी नहीं है। अपवर्तित पर जो अपरिव्यक्ता पर 10 या से 728 रुपये पर हो सकता है। यह खाता 1 वर्ष या वर्ष बढ़ाकर आगे 5 वर्ष तक चालू रखा जा सकता है। तो चलिए, ये तो बोला गया डाक आवर्ती जमा योजना क्या होती है। अगला क्या कहता है देखते हैं। ठीक है, आगे कहता है डाकघर सावधि जमा खाता। 200 की न्यूनतम राशि से कोई भी व्यक्ति यह खाता खोल सकता है। इससे कोई भी अधिकतम सीमा नहीं होती है। जमाकर्ता एक ही बार में पूरी राशि जमा कराता है और यह राशि उसे एक निश्चित अवधि जैसे 1, 2, 3 और 5 साल के बाद मिलती है। इस खाते पर तिमाही चक्रवर्ती ब्याज लगती, तिमाही लगती, यानी 3 महीनों पर इसकी चक्रवर्ती ब्याज कैलकुलेशन होती है। यह खाता न्यास द्वारा भी खोला जा सकता है। जमा राशि और ब्याज की राशि से यह कर मुक्त होती है, यानी इसमें कर नहीं लगती है। डाकघर मासिक आय योजना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। इस योजना के तहत एक निश्चित रकम 6 वर्ष के लिए जमा की जाती है। जमा को हर महीने ब्याज मिलता है और इस योजना के अंतर्गत 1500 अधिकतम राशि है और 4,50,000 का संयुक्त खातों में 9 लाख जमा किए जा सकते हैं। ब्याज के अलावा जमा राशि पर 5% का बोनस भी मिलता है, जो भुगतान तिथि पर मिलता है। ब्याज और बोनस दोनों ही आयकर से मुक्त होते हैं। यह खाता सेवानिवृत्त कर्मचारियों या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त होता है जो पेंशन या वेतन की तरह नियमित आय पाना चाहते हैं। चलो, ये भी एक बहुत अच्छा साधन है जिससे कि पेंशन की सुविधाएं और वेतन की सुविधाओं से ठीक रहती है। और दूसरी बात है, ये आयकर से मुक्त होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा वो है 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र योजना। राष्ट्रीय बचत पत्र किसी भी डाक से किसी भी व्यास द्वारा उसके अपने लिए या किसी अव्यास के लिए किसी भी अव्यास द्वारा 2 व्यास द्वारा उपयुक्त संयुक्त रूप से यानी न्याय द्वारा खरीदे जा सकते हैं। न्यूनतम राशि 100 है, जबकि कोई अधिकतम सीमा नहीं है। ये पत्र 100, 200, 500, 1000, 5000 और 10,000 के बिल में मिलते हैं। जमा राशि में 6 माह चक्रवर्ती ब्याज लगती है। 6 माह के लिए चक्रवर्ती ब्याज इसमें लगती है, इसमें 3 लगती थी। 6 वर्ष बाद ये पत्र डाकघर से बुनाए जा सकते हैं। ब्याज की आय को पुण्य निवेश जमा की जा सकती है। जो ब्याज मिलती है उसको दोबारा से आप उसको बदल सकते हो। उसके बाद है 15 वर्ष सार्वजनिक भविष्य निधि। ये एक तरह की भविष्य निधि होती है। व्यक्ति अपने नाम से या अपने
अवयस्क बच्चे के नाम पर यह खाता खोला जा सकता है। इसके खाते में हर वर्ष कम से कम 1 बार रुपये जमा कराने होते हैं। एक खातेदार एक वर्ष में अधिकतम 70,000 जमा कर सकता है, जो एक मुश्त या अधिकतम 12 किस्तों में जमा कराया जा सकता है। इसमें हर वर्ष कम से कम 500 रुपये जमा कराने होते हैं। हर जमा राशि में 100 रुपये का गुणक होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आप 1,250 रुपये या 3,785 रुपये 85 जैसी राशि जमा नहीं कर सकते हैं, बल्कि जमा राशि 1,200 या 3,700 होनी चाहिए। तो ये भी जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है राशि में। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। आगे जो है हमारा क्या है, किसान विकास पत्र। इस योजना में एक निश्चित राशि अवधि के भुगतान दुगनी हो जाती है। किसान विकास में धन किसी वयस्क द्वारा अपने लिए की किसी भी अभ्यास के लिए की जाती है, 2 अभ्यास द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है, या किसी अन्य न्यास द्वारा जमा किए जा सकते हैं, जैसे 100, 500, 1000, 5000, 10,000। ठीक है। उसके बाद मूल्य वर्गों में भी डाक किया जाता है। आपको पता है कि जबकि 50,000 के किसान विकास पत्र केवल प्रधान डाकघर GPO में ही मिलते हैं। निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। परिपक्वता तिथियों से पहले भी रुपए निकाले जा सकते हैं इसमें। उसके बाद आपका जो है हमारा इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। इस योजना में कोई भी वरिष्ठ नागरिक जो 1,000 या गुणांक से अधिकतम 15,000 केवल एक बार में जमा कर सकता है। तथा अवधि 5 वर्ष का होता है। यह व्यक्तिगत रूप से अथवा जीवन साथी के साथ संयुक्त रूप से प्रचलित किया जा सकता है। इसके लिए 60 वर्ष अथवा अधिक आयु होनी चाहिए। इसमें प्रथम वर्ष में 31 मार्च, 30 जून और 31 दिसंबर की ब्याज देय होती है। ठीक है, एवं बाद के वर्षों में 31, 30 और 30 दिसंबर को ब्याज देन होती है। दोस्तों ये जो थी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट थी बचत राशि को हमने करने के लिए। ठीक है, अब इसके बारे में आगे जो हम पढ़ेंगे पार्ट बी में पढ़ेंगे। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ना जाने कौन सा आपका मित्र जो होगा NIOS से पढ़ रहा होगा और उसको मेरी ज़रूरत होगी। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए आपने सिर्फ एक ही काम करना है जो बहुत ही सरल है। अपने बस व्हाट्सएप स्टेटस पे जाना है, लिंक अपने पहले यूट्यूब पे जाना है, लिंक को क्लिक करना और ले जाके आपको अपने व्हाट्सएप पे जो है स्टेटस पे लगा देना है। ये 24 घंटे के लिए होता है और क्या पता आपके इसी थोड़ा सा कोशिश की वजह से उस बच्चे को इस लिंक का पता लग जाए और उसको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, इसी आशा के साथ कि आप कीजिएगा। अगले टॉपिक में मिलेंगे। ओके, बाय।